मैं सुशील कुमार। स्वागत है आप सभी के सुशील भारती चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में, एक्सक्रेशन के बारे में। अर्थात हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ के रूप में जो बनते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, पसीना, काइल, जो हानिकारक होते हैं उसे हमारा शरीर किस माध्यम से कैसे निकालता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र अर्थात उत्सर्जन क्या कहलाता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है उसे बाहर निकलने की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है और वे जिस अंग की सहायता से बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। और उत्सर्जी अंग की सहायता से जो पदार्थ अर्थात खराब पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। तो जैसे में पसीना, सीबम, यूरिया, अमोनिया एक उत्सर्जी पदार्थ हो गए। और हमारे शरीर का जो किडनी है या त्वचा है या बहुत सारे जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में मदद करते हैं वे सभी उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अर्थात उत्सर्जी अंग की सहायता से उत्सर्जी पदार्थ के बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। तो देखिए, हमारे शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन कौन होते हैं। तो हमारे शरीर में मुख्यतः 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। अब कौन कौन होते हैं उसे स्टेप बाय स्टेप चलिए समझते हैं हम लोग। पहला है त्वचा। त्वचा तो समझते होंगे, स्किन। यह एक उत्सर्जी अंग है। तो यह कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण करता है? पहला पसीना, सीबम और नमक। अब कहिएगा क्यों, कैसे पसीना निकालता है? तो आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर शरीर का कम और बाहरी वातावरण का टेम्परेचर अधिक होने के कारण द्रव का शरीर से निष्कासन होता है जिसे हम लोग पसीना कहते हैं। तो पसीना का निर्माण होता है, यह गर्मियों के दिनों में देखने को मिलता है। दूसरा सीबम। सीबम क्या है? तो सीबम एक तैलीय पदार्थ है। जैसे में आप सुबह सुबह उठते होंगे तो नाक के बगल में देखे होंगे कि उजला उजला सा तैलीय पदार्थ नाक के अगल बगल रहता है, उसी को सीबम कहा जाता है। तो वह त्वचा के माध्यम से ही निकलता है अर्थात निष्कासन होता है। अगला है नमक। हाँ, नमक भी हमारे त्वचा निष्कासन करता है। या कैसे? तो यह गर्मी के दिन में दिखाई देता है। जैसे में गर्मी के दिनों में आप यदि काला शर्ट पहनते होंगे तो देखते होंगे कि उस शर्ट पर ऊपर में उजला उजला धब्बा लगता है। तो वह किसके कारण? वह नमक के कारण होता है। अर्थात हमारे त्वचा जो एक उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है, नमक का भी उत्सर्जन करता है। तो स्किन कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करता है? तो पसीना, सीबम और नमक। सीबम के बारे में आप याद रखिएगा, यह एक तैलीय पदार्थ है जो सुबह सुबह नाक के ऊपर उजला से मतलब दिखाई देता है। दूसरा उत्सर्जी अंग है फेफड़ा। फेफड़ा कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण करता है तो मतलब बाहर निकालता है? तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे में हम लोग जब श्वसन की क्रिया के तहत गैस अंदर ले जाते हैं तो उसमें बहुत सारे गैस मिले हुए होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन फेफड़ा ग्रहण कर अंदर पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलाकर ऊर्जा के साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण करता है जो हमारी फेफड़ा उसे निकालने का काम करता है। तो फेफड़ा एक जहरीले पदार्थ के रूप में जो बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा जलवाष्प। हाँ, कभी आप देखेंगे ठंडे के दिनों में जब बाहर का वातावरण आपका कम और अंदर का वातावरण ज़्यादा रहता है तो हमारे मुख के कार्बन डाइऑक्साइड के
जब उत्सर्जन करते हैं, श्वसन जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें भाप भी निकलता है। तो हमारे शरीर में जो है फेफड़ा वो भाप अर्थात वाष्प का भी उत्सर्जन करता है। अगला क्या है? बलगम। बलगम जानते हैं किसको बोलते हैं? बलगम अर्थात खखार, जिसे हम लोग अपनी भाषा में नेटा कहते हैं। जैसे किसी को आप देखे होंगे कि जब सर्दी हो जाता है और वह गले में फंसता है तो उसे कौन निकालता है? तो फेफड़ा निकालता है। जैसे में नाक में या गला में कोई चीज़ फंस जाता है तो उसको प्रेशर अंदर से देने का कौन काम करता है? तो फेफड़ा करता है। या कोई चीज़ जब खाते हैं तो बीच में अटक जाता है तो उस चीज़ को प्रेशर मार के अंदर से बाहर निकालता है फेफड़ा। जैसे में छींकते हैं या फिर कोई चीज़ जैसे भोजन करते समय ग्रास नली में न जाके श्वास नली में चला जाता है तो उसको बाहर निकालता है, वो कौन निकालता है? फेफड़ा निकालता है, जो उसे फेफड़ा को सिकुड़ने में मदद करता है डायफ्राम। तो अर्थात कह सकते हैं कि बलगम वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद करता है हमारा फेफड़ा, जो कि एक उत्सर्जी अंग है। बलगम में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बलगम किसको बोलते हैं? तो बलगम हम अपने शरीर के अंदर जो खखार कहते हैं या नेटा है वह सब बलगम है, वह उसे फेफड़ा ही प्रेशर से बाहर निकालने के काम करता है। अगला आपका उत्सर्जी अंग है बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन। यह क्या करता है? किस उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण करता है? तो यह अनपचा भोजन को अर्थात काइल को शरीर से बाहर निकालने के काम करता है। जैसे आप जानते होंगे जब भोजन आप करते हैं तो जितना पाचन अंग होते हैं पचा कर उसे ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं, लेकिन बड़ी आंत में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, उसमें जल का अवशोषण होता है। तो अनपचे भोजन होता है वह बड़ी आंत में जाकर जमा होता है, और बड़ी आंत में जो अनपचा भोजन रहता है उसे हम लोग काइल कहते हैं। वही जब शरीर से बाहर निकलता है तो उसे हम लोग मल कहते हैं। तो बड़ी आंत आपको अनपचा भोजन को बाहर निकालने में मदद करता है। अगला है यकृत अर्थात लीवर। तो यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, अर्थात हमारे शरीर में जो अमोनिया का निर्माण होता है प्रोटीन से, तो वह अधिक विषैला होता है, अर्थात ज़्यादा विषैला होता है, और यूरिया कम विषैला होता है। तो हमारा जो लीवर है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, अर्थात अधिक विषैले पदार्थ को कम विषैले पदार्थ में कन्वर्ट करता है। क्योंकि अमोनिया ज़्यादा विषैला पदार्थ है और यूरिया कम विषैला पदार्थ है, तो लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अगला है आपको ब्रिक अर्थात किडनी, इसे उर्दू में गुद्दा कहते हैं। तो इसका क्या काम है? तो यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन करता है, अर्थात जो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट करके यकृत दिया था उस यूरिया को ब्रिक हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है पेशाब के सहारे। और यह ब्रिक मुख्य उत्सर्जी अंग है, अर्थात जो आप 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग पढ़ें उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका उत्सर्जी अंग ब्रिक कहलाता है। तो हम लोग अब समझते हैं ब्रिक के बारे में, अर्थात किडनी, इसे उर्दू में गुदा कहते हैं। तो हमारे शरीर में 2 किडनी होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट वाला किडनी लीवर के दबाव के कारण वह नीचे आ जाता है, इसलिए वह थोड़ा नीचे दिखाई देता है, लेकिन लेफ्ट वाला वह नीचे नहीं होता है, इसमें किसी का दबाव नहीं होता है। देखिए जो किडनी का आकार होता है सीम के बीज के आकार होता है। सीम देखे होंगे जो एक प्रकार का सब्जी है, तो उसके बीज के आकार का होता है, वह 2 होता है, एक लेफ्ट में होता है और एक राइट में होता है। तो देखिए ये जो है आपका सीम के आकार का है, ये आपका किडनी है। किडनी से 2 नली निकला हुआ है जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। वह मूत्रवाहिनी आकर मूत्राशय में जमा हो मतलब मिला हुआ रहता है, और मूत्राशय में आकर लिक्विड जमा होता है, अर्थात जो ब्रिक यहाँ से अशुद्ध लिक्विड को छानता है
इस मूत्रवाहिनी के रास्ते आकर ब्लाडर में अर्थात मूत्राशय में जमा कर देता है, जिसे हम पेशाब के रास्ते समय समय से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अर्थात देखिए, यह आपका किडनी है। किडनी से जो नस से निकली हुई है इसे मूत्रवाहिनी, जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं। यूरेटर जाकर मूत्राशय में मिला हुआ रहता है और मूत्राशय से जो छिद्र निकलता है जिसे हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग, इसी के रास्ते शरीर से बाहर लिक्विड, जो अनपचा लिक्विड होता है अर्थात जो हानिकारक लिक्विड होता है, इसी मूत्र मार्ग के रास्ते शरीर से बाहर समय समय से निकाल दिया जाता है। तो अब देखिए इसके बारे में कि यह जो होता है वृक्क का मुख्य कार्यक्रम है, क्या काम है। तो यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। आपको हम इससे पहले भी बता दिए कि किडनी जो है अर्थात वृक्क 5 जो मुख्य उत्सर्जी अंग बताएं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, तो किडनी होता है। दूसरा क्या काम है, तो ये रक्त को छानता है, अर्थात जो उसमें बड़े बड़े कण होते हैं जो हानिकारक युक्त होते हैं उसे छानता है। तो यह रक्त को छानता है, लेकिन रक्त को शुद्ध आपका फेफड़ा करता है। शुद्ध किसको बोलते हैं, रक्त में ऑक्सीजन होता है उसे शुद्ध कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है उसे अशुद्ध कहते हैं। तो रक्त में ऑक्सीजन देने का काम फेफड़ा करता है, इसलिए रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है, लेकिन रक्त में अशुद्धियों को छानता कौन है, तो किडनी आपका करता है। अब देखिए अगला काम, तो यह किडनी आपका पेशाब का निर्माण करता है। अगला काम क्या है, तो किडनी जो है हानिकारक लिक्विड आपके शरीर में बनते हैं उसको जमा करता है, उसे टाइम टाइम से बाहर निकालता है, जिसे हम लोग पेशाब कहते हैं। तो यह किडनी पेशाब का निर्माण करता है। दूसरा क्या है, एसिड एवं बेस को नियंत्रण करता है, अर्थात आपके शरीर में पीएच के मान को नियंत्रण करता है। यदि पीएच का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसे घटाता है, यदि घटता है तो उसे बढ़ाने का काम करता है। तो आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि आपके शरीर के पीएच मान को नियंत्रित करके रखता है आपका किडनी। अगला क्या काम है, तो यह जहर को निष्क्रिय कर देता है। हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण काम है किडनी का कि यह जहर को निष्क्रिय कर देता है, अर्थात आप यदि कोई जहरीले पदार्थ के सेवन करते हैं तो जैसे ही किडनी में आता है उसे निष्क्रिय कर देता है, अर्थात पीएच मान यदि अम्ल है तो उसको क्षार छोड़ता है, यदि क्षार है तो उसमें अम्ल का स्राव कर देता है, जिसके कारण वह निष्क्रिय हो जाता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि नशा करते हैं अर्थात अल्कोहल की मात्रा को सेवन करते हैं तो उनका अंग लीवर पहले प्रभावित होता है और बाद में किडनी प्रभावित होता है। दोनों प्रभावित होगा, लेकिन पहले आपका लीवर खराब होगा, इसके बाद आपका किडनी खराब होगा। अब देखिए वृक्क के जो आंतरिक संरचना होता है किडनी, जैसे मैं बताया आपको वृक्क किडनी 2 होता है, तो किडनी की जो एक किडनी के जो आंतरिक और बाहर के संरचना होता है उसके बारे में देखिए इस प्रकार का किडनी होता है सीम के बीज के आकार का। तो यह बाहरी का जो सतह होता है वह कार्टेक्स कहलाता है, और आंतरिक जो सतह होता है इसे मेडुला कहते हैं। तो आज तक क्वेश्चन में पूछता है कि जो किडनी के बाहरी सतह होता है ये क्या कहलाता है, तो यह कार्टेक्स कहलाता है, और किडनी के आंतरिक परत अर्थात आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। तो किडनी का ऊपरी परत कार्टेक्स कहलाता है और आंतरिक परत मेडुला कहलाता है। और किडनी में जो द्वार पाया जाता है उस द्वार को रेनल एवं हाइलम बोला जाता है। याद रखिएगा, किडनी के बाहरी परत कार्टेक्स, आंतरिक परत मेडुला, और जो गृह होता है अर्थात द्वार जो होता है उसे हाइलम, रेनम एंड हाइलम कहते हैं। 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं, बाहरी परत कार्टेक्स, आंतरिक परत मेडुला, और जो उसका द्वार पाया जाता है जिससे मतलब कोई पदार्थ किडनी में प्रवेश करता है, प्रवेश द्वार, उसे रेनम हाइलम कहा जाता है। अब देखिए किडनी के बारे में, तो किडनी हमारे शरीर में 2 पाया जाता है, अर्थात किडनी की संख्या कितने पाया जाता है, तो 2 होता है। इसका भार कितना होता है, तो 140 ग्राम होता है किडनी का भार।
अब वो औसतन है उस शरीर पर डिपेंड करता है। यदि किसी का शरीर हैवी है तो उसे कुछ ज़्यादा हो सकता है, नॉर्मल है तो कम रहता है। यह झिल्ली किस झिल्ली से बना हुआ रहता है? यह जो आपका किडनी है किस झिल्ली से बना होता है? तो पेरिटोनियम की झिल्ली के बना होता है। आपका हृदय भी पेरिटोनियम झिल्ली से बना होता है। इसका बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है, आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है और प्रवेश द्वार रेनम हाइलम कहलाता है। और आप याद रखिएगा, रेनम और हाइलम में अमोनिया की मात्रा सबसे अधिक होता है। हाँ, सबसे पूछ दिया जाएगा कि किडनी में सबसे अधिक अमोनिया कहाँ होता है? तो रेनम एवं हाइलम में होता है, अर्थात प्रवेश द्वार के पास सबसे ज़्यादा अमोनिया होता है, जो एक खतरनाक अर्थात विषैला लिक्विड है। और किडनी के देखिए, किडनी बढ़ा, किडनी के इकाई क्या कहलाता है? तो नेफ्रॉन, अर्थात किडनी किस चीज़ से बना हुआ है? तो नेफ्रॉन का बना होता है। और किसी भी किडनी में जो औसतन है, एक किडनी जो होता है 8 लाख नेफ्रॉन से बना होता है। सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, अर्थात जो आपका किडनी बना है छोटे छोटे नेफ्रॉनों के समूह से मिलकर बना हुआ है। देखिए नेफ्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं कि किडनी के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, अर्थात नेफ्रॉन के ही निर्माण से, नेफ्रॉन के समूह से ही आपका किडनी का निर्माण हुआ है। तो नेफ्रॉन के देखिए इस तरह से संरचना होता है, इस तरह से होता है, सांप की तरह दिखाई देता है, इसी तरह से इसका संरचना होता है। तो आगे वाला जो ये पार्ट्स है, इस आगे वाला के ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब इसका इस जो आंतरिक भाग है इसे बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। आगे वाला के ग्लोमेरुलस, इस पार्ट्स को जो यहाँ रहता है इसको बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल बोला जाता है। और इस पूरे समूह के पूरा मिलाकर इसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसको देखिए कि ग्लोमेरुलस का क्या काम है, बोमेन संपुट अर्थात बोमेन कैप्सूल का क्या काम है, तो इसके बारे में देखिए ग्लोमेरुलस क्या करता है? तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का काम करता है, अर्थात छानने का काम करता है। जो रक्त में अशुद्धियाँ होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उससे छानने का काम करता है। दूसरा क्या काम है? रक्त को कणों से को छानता है, अर्थात रक्त में जो कण होते हैं उसको छानने का काम करता है। अगला, शुद्ध रक्त को वापस भेजता है। जो रक्त में अशुद्धियाँ होता है उसे छान लेता है ग्लोमेरुलस, और जो उसमें शुद्ध रक्त बचता है उसे वापस भेजने का भी काम कौन करता है? तो ग्लोमेरुलस करता है। उसका दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। इसको देखिए, यह बोला कि आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करता है, अर्थात जो ग्लोमेरुलस नहीं छान पाया था जिस चीज़ को, उसे भी अवशोषण करता है। अगला है यूरिया को अलग करता है। ग्लोमेरुलस जो होता है यूरिया को भी छान लेता है, तो यूरिया को अलग नहीं कर पाता है, हर बार में सब चीज़ को अपने में मतलब छान लेता है। तो अच्छे चीज़ के साथ साथ खराब को भी सोख लेता है। तो यूरिया को जो बोमेन संपुट होता है फिर यूरिया को अलग करता है कि तूने मन को चीज़ें के क्यों अवशोषण कर लिया, तो यूरिया को फिर उस ब्लड से अलग कर लेता है। अगला क्या है? डायलिसिस का काम कराता है, अर्थात अपोहन कराता है, अर्थात इसके अपोहन के माध्यम द्वारा अच्छे और खराब, अर्थात जो शरीर के लिए हानिकारक और जो उसके लिए अच्छे होता है, उन दोनों के बीच अंतर करता है ताकि ब्लड में किसी तरह से अशुद्धि न रहे। अगला है नेफ्रॉन क्या करता है? तो नेफ्रॉन अर्थात यूरिन अर्थात पेशाब का निर्माण करता है। तो आपका जो नेफ्रॉन होता है, यदि नेफ्रॉन नहीं उस अशुद्धि को निकालता तो पेशाब का निर्माण न होता, तो हमारे जो नेफ्रॉन होता है उसे यूरिन अर्थात पेशाब का निर्माण करता है। किसी भी व्यक्ति की यूरिन में कौन से पदार्थ की कितनी मात्रा होता है? तो यूरिन में अर्थात पेशाब में क्या होता है? तो पेशाब में जल की जो मात्रा होता है 95% होता है,
किसी किसी बुक में 96 भी लिखा हुआ है। तो एक औसतन है कि जल में जो पेशाब होता है उसमें जल की मात्रा 95% होता है। यूरिया कितना होता है तो 2% होता है, और अन्य पदार्थ मिलकर टोटल 100% होता है। तो सबसे अत्यधिक पेशाब में किसकी मात्रा होता है तो जल की मात्रा होता है 95%, 2% आपका यूरिया होता है, बाकी और 3% मिले हुए रहते हैं। ये इसका पीएच मान कितना होता है तो यूरिन का पीएच मान 4.8 होता है। तो कैसा प्रभाव होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा तो यह अम्लीय होगा, क्योंकि जानते हैं कि पीएच मान 7 से कम रहता है तो अम्ल, 7 से ज़्यादा रहता है तो क्षार। तो यूरिन होता है अर्थात मूत्र होता है, पेशाब, उसका स्वभाव अम्लीय होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है पेशाब का, वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। आपको पाचन में हम बताए होंगे कि जो लैट्रिन का पीला रंग होता है बिलिरुबिन के कारण होता है, लेकिन जो पेशाब का पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। अब कहीं कहीं पूछ देता है कि पेशाब जो होता है गंध किसके कारण देता है, तो वह अमोनिया के कारण देता है। कैसे, देखिए, क्योंकि अब जानते हैं कि अमोनिया ज़्यादा खतरनाक है और यूरिया कम खतरनाक है। तो हमारा जो लीवर होता है अमोनिया को ज़्यादा खतरनाक से कम खतरनाक यूरिया में बदल देता है और दे देता है किडनी उसे तुरंत प्यूरिफिकेशन करके, शुद्धिकरण करके उसमें से जितना हानिकारक पदार्थ होता है सब आकर ब्लैडर में अर्थात मूत्राशय में जमा कर देता है और टाइम टाइम से बाहर निकालता है। इसमें एक यूरिया और अमोनिया में एक संबंध होता है। अमोनिया से यूरिया में जैसे बदलता है तो 2 घंटा के बाद यूरिया पुनः अमोनिया में बदलता है, जिसके कारण गंध देता है। तो गंध अमोनिया का कारण देता है, यूरिया का कारण नहीं। आप देखे होंगे कि ताज़े पेशाब जो होता है गंध नहीं देता है, लेकिन कुछ देरी के बाद वो गंध देता है। तो वह बाहर निकालते हैं हम लोग क्या, यूरिया के रूप में हम लोग निष्कासन करते हैं। तो यूरिया गंध नहीं देता है, लेकिन यूरिया 1-2 घंटे के बाद अमोनिया में बदल जाता है, जो कि गंध देने लगता है। तो गंध किसके कारण पेशाब देता है, अमोनिया के कारण देता है। पेड़ पौधे जो होते हैं उत्सर्जित पदार्थ के रूप में लाशा और गोंद का उत्सर्जन करते हैं। यूरियोटेलिक किसको कहते हैं, वैसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे हम यूरियोटेलिक कहते हैं। जैसे में कौन होगा, स्तनधारी। स्तनधारी किसको बोलते हैं, तो स्तनधारी में जीव जंतु आ जाएंगे, मानव आ जाएंगे। तो स्तनधारी किसको बोलते हैं, तो वैसे जीव जो अपने बच्चे को जन्म देकर उसका दूध पिलाते हैं तो उसे हम लोग स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी में मनुष्य में आ जाएंगे, अर्थात मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। मेल भी स्तनधारी है और फीमेल भी स्तनधारी है। मेल में स्तन के साथ साथ स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता है, लेकिन फीमेल में स्तन के साथ साथ स्तन ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण उनका स्तन उभर आता है। वैसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरोकोटेलिक कहते हैं। कौन कौन, तो पक्षी, सरीसृप, इन लोग जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इसे यूरोकोटेलिक कहा जाता है। तो पक्षी, सरीसृप वैसे जीव को कहते हैं जो रेंगते हैं। तो सरीसृप, पक्षी कौन से जीव कहलाएंगे, यूरोकोटेलिक। टेलिक मतलब त्यागने वाला। तो जो यूरिया को त्याग करते हैं उसे यूरोकोटेलिक कहते हैं। अगला है एमोनोटेलिक। एमोनोटेलिक किसको बोलेंगे, तो वैसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे एमोनोटेलिक कहते हैं। कौन कौन होगा, तो मछली, कीट अमोनियोटेलिक कहलाता है। अमोनोटेलिक क्योंकि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला है ग्वानोटेलिक। ग्वानोटेलिक किसको बोलेंगे, वैसे जीव जो ग्वानिन उत्सर्जन करते हैं उसे ग्वानोटेलिक कहते हैं, जैसे में मछली। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।